हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू वेदास द वर्ड ऑफ नॉलेज। साथियों, पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने ये समझा था कि साइंस क्या है, साइंस का क्लासिफिकेशन क्या होता है। हमने ये समझ लिया था कि विज्ञान में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमने ये समझ लिया था कि बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ये आपकी बायोलॉजी से ही आता है। और साथ ही साथ हम ये समझना शुरू कर चुके थे कि हमारे सिलेबस में, बायोलॉजी के सिलेबस में, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बायोलॉजी के सिलेबस में साथियों हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है, जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद आगे की यात्रा जब हमारी बढ़ेगी तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली यात्रा में हम ये समझेंगे कि ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन साथियों कैसे बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन की जानकारी आप लोगों को हम यहाँ भी दे रहे हैं, डिटेल में हम अपनी अगली क्लासेज में समझना शुरू कर चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जीव विज्ञान की शाखाएं ये अपनी बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर साथियों कोशिका विज्ञान यानी कि सेल साइंस का होगा, जिसको साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कोशिकाओं का अध्ययन हम कहाँ पर करते हैं, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच कौन सी है, तो साइटोलॉजी का नाम आना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक तंत्र। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बायोलॉजी का हमारा चौथा पिलर, चौथा आधार, चौथा स्तंभ यानी कि चौथा चैप्टर हमारा होगा पोषक तत्वों का। पोषक तत्व साथियों कौन कौन से, देखो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान जब पाचन होता है हमारे शरीर में, डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने के बाद ये ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स, ढेर सारे साथियों पोषक तत्व तो हमारी बॉडी को प्राप्त होते हैं और इनके अलग अलग काम भी है। हम डिटेल में इस चैप्टर में आपको समझाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका काम क्या है, साथ ही साथ प्रोटीन, वसाएं, विटामिन, जल और खनिज तत्वों को हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में कवर कराने वाले हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए हमारा पहुंच चुका होगा चैप्टर नंबर 5। हमारी यात्रा कहां पर पहुंची होगी, चैप्टर नंबर 5 पर। कौन सा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 5 आ चुका होगा। तो यहाँ हम सब लोग कवर करने वाले हैं मानव शरीर के तंत्र को। दोस्तों, मानव शरीर का तंत्र, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जो मैंने कहा था, जो ये मशीन रूपी शरीर है, इसको चलाने के लिए ढेर सारे सिस्टम लगते हैं और हर एक सिस्टम में कई सारे अंग होते हैं और कई सारे अंग, कई सारे ऑर्गन हमारी बॉडी के कंबाइंड होकर कोई एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम एक कोई खास काम करता है। जैसे ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल पाचन तंत्र के लिए हमारे कौन कौन से ऑर्गन लग रहे हैं, मुख लग रहा है, फिर एक पाइप आती है ईसोफेगस जिसको ग्रासनली कहते हैं, हमारा स्टमक यानी कि पेट है और हमारी आंतें, और कई सारे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचन ग्रंथियां यहाँ पर होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, यकृत यानी कि लीवर, और पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय। ये सभी ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी में ऐसी व्यवस्था करते हैं जिनके माध्यम से खाना हमारे शरीर में आसानी से पच जाता है। तो वो तंत्र कौन सा होगा जिसके माध्यम से अपने खाने को आसानी से पचा पाते हैं, तो जवाब क्या आएगा दोस्तों, पाचन तंत्र। क्या जवाब आएगा, पाचन तंत्र। उसी प्रकार से हम समझेंगे तंत्रिका तंत्र को। आगे बढ़ते हुए परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हुए कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम हमारा क्या है, श्वसन तंत्र हमारा क्या है, कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की चर्चा आप लोगों से करेंगे। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो जैसा कि अभी जितने सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनमें भी आपके जो चैप्टर्स है मनोरोग का, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार, या हम ये कहें दोस्तों कि हर बार लगभग मनोरोगों से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा की बात करते हैं, पीपीएससी की बात कर लेते हैं, एमपीपीसीएस की बात कर लेते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं,
हर एक परीक्षाओं में लगभग ये तय रहता है कि ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है प्रारंभिक परीक्षाओं में, क्योंकि मुख्य परीक्षाओं में टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में पिछली कक्षा में बता रखा है। तो जब मानव रोग पढ़ेंगे साथियों, तो कुछ ऐसे रोगों के बारे में चर्चा होगी जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, हम उसको लेकर ही पैदा होते हैं, माताजी के गर्भ से ही हमें मिल जाते हैं ना। तो उन रोगों को क्या कहते हैं? जन्मजात रोग, जिसको अंग्रेजी में पढ़ा जाता है कॉन्जेनाइटल डिजीज। अभी हम आएंगे इन चैप्टर्स पे और डिटेल में आपको समझाएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां, जैसे इसी की चैप्टर की बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां हमें पढ़नी है। जैसे हमने आपको मियादी बुखार के बारे में बताया था, टाइफाइड की चर्चा हुई थी, पुरानी पद्धतियां हमारी कैसे थीं टाइफाइड को क्योर करने के लिए, टाइफाइड को दूर करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने आप लोगों को समझाया था, मुझे लगता है कि आप लोगों को याद भी होगा। और इसी यात्रा के दौरान इस पड़ाव पर, इस चैप्टर में हम ऐसे रोगों को समझेंगे साथियों जो जन्म के बाद हमारी रहन सहन से, हमारे खान पान से हमें मिल जाते हैं। अगर हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर को लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि दूषित जल और दूषित भोजन को लगातार खा रहे हैं साथियों और पानी पी रहे हैं, तो हमें बहुत सारे रोग हो जाएंगे। या दूषित हवा में, यानी कि पॉल्यूटेड एयर में अगर हम लोग लगातार सांस ले रहे हैं, तो हमें बहुत सारे श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी डिजीज साथियों हो जाएंगे। जैसे कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इस समय बहुत ख़राब हो जाती है, आपने देखा होगा। ठंडी के दिनों में एयर क्वालिटी साथियों इतनी ख़राब हो जा रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्य है अपने देश का कि ऐसा हो रहा है। सरकार इस दिशा में कठोर कदम, अगर देखा जाए तो हमें लगता है कठोर कदम तो नहीं उठा पा रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एयर क्वालिटी हमारी इतनी ख़राब ना होती ना। तो सरकार से अपील है कि भाई इस दिशा में कठोर और सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है। जो भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए साथियों, जो ज़रूरी है ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसको लिया जाए, क्योंकि दिल्ली अपनी कैपिटल है, बाहर क्या इमेज जाता होगा। समझ पा रहे हैं? टूरिस्ट हमारी कंट्री में आने से बचते हैं, दिल्ली में वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली की हवा इस समय बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और वहाँ पर जो रह रहे अपने देश के नागरिक हैं साथियों, उनके बारे में भी काफ़ी चिंता होती है कि लगातार वहाँ पर ऐसी पोल्यूटेड एयर में सांस लेने से उनको सांस लेने संबंधी बहुत सारे गंभीर रोग हो सकते हैं। तो ऐसे रोगों की चर्चा हम यहाँ पर आप लोगों से कर रहे होंगे ना। तो अच्छा, उपार्जित रोग जो दोस्तों होते हैं, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज हमारे जो हैं, उनकी दो कैटेगरी होती है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो संपर्क में आने से फैलते हैं, कुछ नहीं फैलते हैं। तो जो फैलते हैं उनको कम्युनिकेबल, जो नहीं फैलते उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ये सभी कुछ डिटेल में हम आपको समझाएंगे। कहाँ पर? मानव रोग के चैप्टर में। फिर आ जाएंगे पादप कार्य की, क्योंकि आपको पता है ना कि बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच होती, दो मुख्य शाखाएं होती हैं, जिनको अपनी हमने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को डिटेल में समझाया भी था। यहां ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच है। एक तरफ देखिए आपके सामने लिखा गया है क्या? जियोलॉजी। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या लिखा गया है? बॉटनी लिखा गया है दोस्तों। इन दोनों मेन ब्रांच की चर्चा आप लोगों से हम कर रहे थे। तो अभी तक जितने टॉपिक हमने आपको बताए, चाहे कोशिका विज्ञान की बात करें, टिश्यू सिस्टम की बात करें, न्यूट्रिएंट्स जो आपको बता रहे थे, ह्यूमन बॉडी सिस्टम बता रहे थे, इन सबको शामिल किया जाता है जियोलॉजी में। और अभी जो मैं आपको साथियों बताने जा रहा हूं, वो पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा? बॉटनी का हो जाएगा। यानी कि पेड़ पौधों को हमें समझना है। पेड़ पौधे अपना खाना जो बनाते हैं ना, खुद से बनाते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते, हम डिपेंड रहते। आप कहेंगे नहीं सर डेली हम खाना बनाते हैं, अरे अपने कमरे में दाल चावल डेली हम बनाते हैं। आप कहते नहीं बनाते, अरे बेटा वो दूसरी बात हो जाती है, ठीक है ना। खुद से अपनी ही बॉडी में खाना बना लो, अपनी ही बॉडी की बात हो रही, उसको ऑटोट्रॉप्स बोल दिया करते हैं। एक टर्म बहुत बेहतरीन सा है, ऑटोट्रॉप्स। और जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे हम अपने खाने के लिए मेनली किस पर? प्लांट सोर्स पे। बहुत सारे लोग तो एनिमल पर भी डिपेंड करते हैं भाई, जो नॉन वेज खाते होंगे, ठीक है ना। हाँ, अब खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, ये डिबेट का विषय है। आप कहेंगे सर डिबेट का विषय क्यों है? किसी के खान पान पर आप कमेंट क्यों करेंगे? अरे बेटा मुझे पढ़ाना है,
ठीक है ना। तो हमें सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझानी है, तो हम तो आपसे बात करेंगे ही ना कि कौन सा फूड सोर्स आपके लिए बेहतर है, कौन सा फूड सोर्स ऐसा है जो आपको आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी बातें डिटेल में हम डिस्कस आपको क्लासेस के दौरान करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बॉटनी की बात करते हैं साथियों, तो प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना भोजन किस प्रोसेस के माध्यम से बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। पौधों में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं ना, वो क्या काम करते हैं पौधों में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना है। पौधे सांस कैसे लेते हैं भी समझाएंगे आपको हम थोड़ी देर के बाद। ये सांस हम भी लेते हैं, एनिमल सभी सांस लेते हैं, और प्लांट्स में भी क्या होता है भाई, प्लांट्स में भी साथियों श्वसन की प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ पौधों के रोग यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे, प्लांट डिजीज बहुत सारे पौधों में भी रोग होते हैं, अगर आप सुने होंगे, जैसे कि काला कीट रोग आपने सुना होगा, स्मट रोग सुना होगा, गन्ने का लाल सड़न रोग सुना होगा। जो लोग गांव देहात से होंगे, गन्ना खेतों से उखाड़ कर गन्ना चूसने का काम करते होंगे भाई, वहां पर आप देख पाते हैं रेड रेड स्पॉट बन जाते हैं, रेड लाइन बन जाती है, उसको गन्ने का लाल सड़न रोग कहा जाता है। ये ऐसे प्लांट डिजीज होते क्यों हैं, ठीक है ना। धान की फसल होती है, धान में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जैसे खैरा एक रोग है, जहां से लगभग अगर प्लांट डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया साथियों, तो खैरा डिजीज खूब पूछा जाता है कि खैरा क्या है, किस फसल में किस टाइप ऑफ क्रॉप में होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ऐसे ढेर सारे प्लांट डिजीज हम आपको ऐसे चैप्टर्स में डिस्कस करते दिखेंगे। उसके साथ साथ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, अरे भाई जैसे हमें भी ढेर सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, हमें भी प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वैसे भी प्लांट की बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ढेर सारे पोषक तत्व चाहिए, जिनको कहाँ से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स जो मेनली उनको मिट्टी से, सॉइल से मिल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट बॉडी में, ये भी हम डिस्कस करेंगे आपको। ये प्लांट जो फिजियोलॉजी है इसके चैप्टर नंबर लास्ट में, ठीक है। इसके बाद जो कुछ छूटेगा अपना बायोलॉजी में, हम विविध नाम का एक चैप्टर बना लेंगे। जो कुछ नया अगर ऐड हो जाएगा, जिसकी संभावना लगभग ना के बराबर है, अगर आपका सिलेबस चेंज होता है, तो ऐसे टॉपिक जो कुछ नए ऐड करे जाएंगे, इंक्लूड करे जाएंगे, उसको भी हम बायोलॉजी में शामिल करके उसको भी डिटेल में उतनी ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आइए, अब हमारा काम क्या होगा, अब हमारी जिम्मेदारी साथियों ये बनती है कि हम ये समझें कि चैप्टर्स जो हमारे हैं, जो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारी इस यात्रा के दौरान जो हमारे ये प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकेगी, और उनसे जानकारी क्या इकट्ठा करनी है, क्या नोट करना और क्या दिमाग में बैठाना है ना, अब ये बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहला चैप्टर साथियों अपना है जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं, आप कहेंगे सर मेन ब्रांच तो अभी आप जूलॉजी और बॉटनी बता रहे थे। हाँ भाई, मेन ब्रांच हमारा जूलॉजी और बॉटनी ही होता है साथियों, लेकिन ध्यान रखना मेन ब्रांच मैंने बोला है, ठीक है ना, ओनली ब्रांच नहीं बोल रहा हूं। ऐसी ढेर सारी ब्रांच और होती हैं हमारी किसकी, बायोलॉजी की। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता भी हूँ, जैसे बात कर सकते हैं आप लोग माइकोलॉजी की, MYCOLOGY, माइकोलॉजी एक ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके माध्यम से साथियों कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक यानी कि फंगस का अध्ययन किया जाता है, फंजाई का अध्ययन। आप कहेंगे सर कवक क्या होते हैं, तो सुनिएगा भाई, कवक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मशरूम ले सकते हैं आप लोग, वो एक प्रकार का कवक होता है। जी हाँ, कवक की डिटेल में स्टडी करी अगर गई है तो उसके लिए अलग से एक ब्रांच ही बना दिया गया है, जिसको साथियों कहा जाता है माइकोलॉजी। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी की वो ब्रांच कौन सी है जिसमें हम कवक को पढ़ते हैं, आंसर क्या आएगा, माइकोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में,
ठीक है ना। सवाल, सवालों का अध्ययन सर किस ब्रांच के माध्यम से करते हैं, तो जानकारी आपको मिल रही है फाइकोलॉजी। नोट करते चलिएगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे, पेन नोटबुक लेकर बैठिए, इंपॉर्टेंट चीजें अभी से नोट कीजिए, क्योंकि मैंने बता रखा है भाई कि बेस जितना ज्यादा मजबूत रहेगा साथियों, आपकी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। साइंस नाम की इमारत आपकी मजबूत हो, इसके लिए जरूरी है बेसिक बातों पर बहुत ध्यान से फोकस करें आप, ठीक है ना। ये जो क्लासेज हैं शुरुआत की, आपको जो पहला लेक्चर आपको मिला है, ये दूसरा लेक्चर जो आपको साथियों मिल रहा है, ये आपके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होंगे साथियों। आपकी यात्रा में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिक बातों को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैं पूरा एफर्ट डालकर आपको हर बातों को समझा रहा हूं। हाँ, उतना ही जितना आपको डाइजेस्ट हो सके, ठीक है ना, क्योंकि इन चैप्टर को डिटेल में आपको हम समझाने ही वाले हैं। तो बस आपको आइडिया लग जाए कि कौन से चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे अगर जा रहे हैं तो उसको टैकल करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो फाइकोलॉजी क्या है भाई, बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके माध्यम से दोस्तों हम सवालों का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे सर ये सवाल क्या है, देखो सवाल को इंग्लिश में एलगी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे काई ले सकते हैं, काई हमने बता रखा था भाई, जैसे अगर आप लोगों ने बचपन में टंकी उंकी में नहाए होंगे आप लोग, ठीक है, तो वहां पर उसकी सतह पे, उसकी सरफेस पे ढेर सारी काई लग जाती है, जो आपको मोस्टली ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्या ग्रीन ही होती है, जी नहीं, ब्राउन और रेड भी हो सकती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो सवालों का अध्ययन कहाँ पर करते हैं, यानी कि सवाल में पोषक कैसे, पोषक तत्व कैसे पहुँचते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन सवालों में कैसे होता है, इन सभी को डिटेल में अगर स्टडी करते हैं तो आपको बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच को लेना होगा, फाइकोलॉजी की, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सांप, ठीक है, जो अपने बॉलीवुड की पिक्चर्स में, मूवीज में दिखाया जाता है जी कि इच्छाधारी नाग नागिन हैं और क्या लेकर चल रहे हैं, मणि लेकर चल रहे हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने नाग नागिन वाला, बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी मूवी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो सांपों का डिटेल में अध्ययन, डिटेल्ड स्टडी बायोलॉजी की जिस विज्ञान की शाखा, सॉरी बायोलॉजी की जिस ब्रांच के माध्यम से किया जाता है उसको कहते हैं ओफियोलॉजी। क्या कहते हैं, ओफियोलॉजी, या इसे हम कह सकते हैं सर्पेंटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं सर्पेंटोलॉजी। क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहे हैं। जैसे अभी पूछा जाएगा कि वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन, ब्रांच कौन सी होगी, जेरेंटोलॉजी। चींटियों का अध्ययन, ये सब पूछा जाता है। पक्षियों का अध्ययन कहां पर करेंगे, ऐसे ढेर सारे ब्रांच बनते हैं बायोलॉजी की। कुछ कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मधुमक्खी पालन क्यों करते हैं, आपका आंसर आएगा सर शहद उत्पादन के लिए। और क्या क्या, पड़ोसी को कटवाने के लिए करोगे, नहीं भाई, शहद उत्पादन के लिए, बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में शहद को आप लोग पैदा कर पाएं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएं, इसके लिए आप हनी बीज का, मधुमक्खी का पालन करते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड आता है, एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं एपी कल्चर। क्या कहते हैं सर, उसको कहते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या है, आप पढ़ोगे क्या, मधुमक्खी पालन। क्या पढ़ोगे, मधुमक्खी पालन पढ़ोगे साथियों। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। रेशम कीट का पालन पढ़ा जाता है दोस्तों, सेरी कल्चर। क्या पढ़ते हैं, सेरी कल्चर पढ़ते हैं। क्या बोलोगे इसे, रेशम कीट पालन। रेशम कीट क्यों पाला जाता है भाई, सिल्क वॉर्म क्यों पाला जाता है, ताकि सिल्क प्रोड्यूस किया जा सके, रेशम मिल सके हमें। रेशमी साड़ियाँ आप लोग सुनते हो ना, रेशम का बहुत सारा सामान बनता है, विशेषकर जो अपने जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, गारमेंट्स वाली, उनमें बहुत बड़े पैमाने पे इनमें यूज किया जाता है रेशम को ना। तो ऐसे ढेर सारे, अब देखो जैसे मछली पालन किया जाता है मांस उत्पादन के लिए, उसको क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं पीसी कल्चर। केचुआ अर्थवर्म का पालन करते हैं, केचुए को पालते हैं, क्यों, ताकि फर्टिलिटी
मिट्टी की उर्वरक क्षमता को दोस्तों बढ़ाया जा सके, ध्यान दीजिएगा ना, उसको कहते हैं वर्मी कल्चर। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज बनते हैं दोस्तों बायोलॉजी की, जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन अपने सिविल सेवा की परीक्षा में, सिविल सर्विसेज में साथियों, यहाँ पर कूट वाले पूछे गए हैं। अरे मैच दी फॉलोइंग वाले जी, एक तरफ बहुत सारी ब्रांचेज दे देगा लिस्ट नंबर 1 में या कॉलम 1 में, कॉलम सेकंड में या लिस्ट बी में आपके सामने ढेर सारे ऐसी बातें होंगी जो उन्हीं ब्रांचेस से रिलेटेड होंगी। आपको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। जोड़ी मिलाने वाली बात है। अरे कौन करता है भाई, जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं जी नहीं, आप भी जोड़ियां मिला सकते हैं। अपना ना सही, अपने पड़ोसी का, अपने पार्टनर का कर सकते हो ना, बिल्कुल कैपेसिटी है आपके अंदर, क्षमता है आपके अंदर। तो ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपने पहले चैप्टर में, ठीक। आगे जब हम बढ़ेंगे साथियों, तो हमारा अगला चैप्टर कौन सा हो जाएगा, हमारा अगला चैप्टर हो जाएगा कोशिका विज्ञान का। कौन सा चैप्टर हो जाएगा साथियों, अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा कोशिका विज्ञान का। क्या है कोशिका, क्या है सेल, क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाएं, सेल हमारी क्या होती हैं, कोशिकाएं हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती हैं। एक्चुअली हमारा जीवन इसी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सेल, सेल जिसको क्या पढ़ते हैं सर, जिसको पढ़ते हैं कोशिका। अच्छा, कोशिका क्या कही जाती है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती हैं। ये क्या है सर, तो हम क्लासेस के दौरान डिटेल में समझाएंगे। अभी तो बस इतना जानना है कि कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ये जानते रहेंगे ना, ये याद रहेगा ना दोस्तों, तो हमारी जो आगे की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो हमारी कोशिका है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोशिकाएं कैसे किसी शरीर को बनाती हैं, ये पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। आइडिया पहले लगे कि कोशिकाएं किसी शरीर को कैसे बनाती, क्योंकि मेनली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, जो शरीर है साथियों, ये कैसे बनता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है, तो साथियों हम क्या समझेंगे यहाँ पे हम ये समझेंगे, देखिए पहले मैं आपको ये बता रहा था कि कोशिकाओं के माध्यम से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो शरीर बनता वो कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे ईंटों के माध्यम से कोई बिल्डिंग बन जाती है, ईंटों के माध्यम से जैसे कोई बिल्डिंग बन जाती है दोस्तों, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि ईंट लगती हैं, ब्रिक्स आते हैं, तब एक दीवार बनती है। ऐसी एक दीवार, एक नहीं, ऐसी कई सारी दीवार मिलकर जो है कोई एक कमरा बनाती होंगी। ऐसे कई सारे कमरे मिलकर क्या बनाते हैं जी, ऐसे कई सारे कमरे मिलकर एक कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, एक कोई भवन, एक कोई मकान बना लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से दोस्तों ये हमारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ऊतक क्या बनाते हैं, हमारे शरीर का कोई एक खास अंग बनाते हैं। और ऐसे बहुत सारे अंग मिलकर क्या दोस्तों बना लेते हैं, कोई एक शरीर, कोई एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो, बड़े साइज का कोई एनिमल हो या छोटे साइज का बिल्कुल चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, वायरसेस या बैक्टीरिया क्यों ना हो, वो सभी ऐसे ही बनते हैं दोस्तों।
कोई भी शरीर बिल्कुल इसी प्रकार से बनता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, किसी भी जीवधारी का शरीर बनाती हैं। और कोशिकाओं की खोज के पीछे की एक कहानी मैंने आप लोगों को बताया था। वो कहानी क्या है भाई, हमने बताया था रॉबर्ट हुक उस वैज्ञानिक का नाम है। 1665 की बात है, उनको खांसी आ रही थी और उनकी सिरप का ढक्कन, अक्सर ऐसा होता है कोई बॉटल बहुत पुरानी हो जाती है तो ढक्कन उसका खो जाता है या टूट जाती है, तो सिरप का जो ढक्कन खो गया था उसमें उन्होंने उसके मुंह को बंद रखने के लिए, उस बोतल को ढकने के लिए कॉर्क लकड़ी का एक गुटका लगा दिया था। तो फिर जब जाके बोतल को काफी दिनों के बाद देखते हैं तो उसी लकड़ी के गुटके पे उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई देती है। मैंने कहा था मधुमक्खी के छत्ते को अगर आप लोग देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, बहुत छोटे छोटे कमरे उसमें दिखाई देंगे। और उसको देखते ही उन्होंने तुरंत उसको सेल बोला था। क्या बोला था, सेल बोला था दोस्तों। सेल का मतलब ही होता है स्मॉल रूम। कुछ इस प्रकार से कोशिकाओं की डिस्कवरी हुई थी। जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में हम समझेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा गया है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी और कब करी थी, तो आपको नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक का। तो जब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में दोस्तों तो हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है, ठीक है। यानी कि सेल को डिवाइड किया जाता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि लाखों करोड़ों सालों से हमारी अर्थ पर जो स्पीसीज, जो ऑर्गेनिज्म रहती आ रही हैं, उनका सेल कैसा है, क्या काम करता है। और यूकैरियोटिक सेल क्या है भाई, पूरे अर्थ पे ढेर सारे हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको मेनली हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्लांट में और किसमें, एनिमल में। तो प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, ये भी अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो केवल प्लांट सेल में देखे जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो एनिमल सेल में देखे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी संसार में सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। साथ ही साथ कोशिकाओं के ढेर सारे अंग होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ढेर सारे ऑर्गन है ना, हमारी आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, हमारा लीवर है, पैंक्रियाज, स्टमक है, वैसे हमारी कोशिकाओं में भी ढेर सारे अंग होते हैं जिनको ऑर्गेनील्स कहा जाता है, ठीक है। साइंस की एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वहां ये कहा जाता है कोशिकाओं के पार्ट्स को क्या कहते हैं, कोशिका अंगक या ऑर्गेनील्स कहते हैं, ठीक बात है ना। तो उन ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, सेल वॉल, ठीक है, जिसको कोशिका भित्ति यानी कोशिका दीवार कहते हैं, वो क्या काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः द्रव्य जालिका कैसी होती है, क्या काम करती है, लाइसोसोम का क्या काम है, और सबसे जरूरी केंद्रक का काम यानी न्यूक्लियस का क्या काम होता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का रेस्पिरेटरी साइट यानी कि श्वसन स्थल किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, डाइजेस्टिव सैक यानी पाचन थैली किसे, पाचन थैली किसे कहा जाता है, एटम बम ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपको हम डिटेल में समझाने वाले हैं। अरे किसे कहा जाता है सिर्फ इतना ही नहीं, क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये भी समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन को आपको मैं याद कराऊंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे लॉजिक के माध्यम से, क्योंकि साइंस में ढेर सारी बातें ऐसी हैं विदाउट लॉजिक, विदाउट कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाओगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। और यही सेल वाले चैप्टर में हम आपको डीएनए और आरएनए को भी डिटेल में समझाने वाले हैं। इतना जब पढ़ लेंगे तो हमारे कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि
अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिका से ही मिलकर बनती है ऊतक, ठीक है। इसी वजह से कोशिका के बाद हमने टिश्यू को शामिल कर लिया है। टिश्यू क्या है भाई? ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए स्ट्रक्चर, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। और टिश्यू क्या बनाते हैं? हमने ही बता रखा है, टिश्यू हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। टिश्यू हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो टिश्यू में दो प्रकार की टिश्यू को समझना है, एक तो एनिमल टिश्यू, दूसरा प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का ही एग्जाम्पल हमारा ब्लड है। जी हाँ, ब्लड इज अ एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी जो अस्थि और उपास्थि है, बोन्स एंड कार्टिलेज, अस्थि कठोर और मजबूत हड्डी, उपास्थि कमजोर हड्डी, लच रही है ना, लचीली है ना कान की हड्डी, उसको उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज। ये भी हमारी टिश्यू है। क्या है? ये भी हमारी टिश्यू है। हमारा जो मुख होता है, हमारा जो हार्ट बना है दोस्तों, ये सभी किससे बने हुए हैं? टिश्यू से बने हुए हैं। डिटेल में समझेंगे कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू क्या हैं, हमारे नर्वस टिश्यू क्या हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यू क्या हैं, ये सभी एनिमल टिश्यू के पार्ट हैं। डिटेल में समझना होगा। और प्लांट टिश्यू भी, यानी कि पौधों का जो ऊतक है साथियों, ये डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। एक होता है मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक ऊतक, एक होता है आपका परमानेंट यानी कि अस्थायी ऊतक। तो परमानेंट ऊतक में हम शामिल करते हैं जाइलम और फ्लोएम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या होता है। कौन पौधों में जड़ों से पानी को लेकर ऊपर तक जाता है, और कौन खाना जो बनती है मेनली लीव्स बनाती हैं, पत्तियां बनाती हैं। क्यों बनाती है हम इसको भी आपको समझाएंगे। मेनली लीव्स ही, देखो मेनली लीव्स ही भोजन बनाती हैं, लेकिन क्या सर पौधों में खाना यानी रसोइयां केवल लीव्स में ही होता है? जी नहीं। जहां पर पर्णहरिम होगा, क्लोरोफिल जहां होगा दोस्तों, क्लोरोफिल किस में होगा? हरित लवक में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या है सर? एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल का अंग है। ठीक, बताऊंगा डिटेल में, अभी बस आप सुनते चलिए। अरे हमें सुनने मात्र से मैं सारी बातें तुम्हें समझा दूंगा, हमें सुनने मात्र से मैं सारी चीजें तुम्हें याद करा दूंगा दोस्तों। इसलिए बस हमें मन लगा के, दिल लगा के सुनते चलिए, ठीक है ना। तो हमें समझना होगा कि कौन सा ऐसा ऊतक है प्लांट में, टिश्यू है प्लांट में, जो खाना बन रहा है ना उसको पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम कर रहा है। कभी आप लोग जो है पात में खाना बैठ के खाए हैं? अरे पात का मतलब पंगत में खाना, बैठ के खाना, बिल्कुल जी, फर्श पर बैठ के खाना खाना, टाट पट्टी लगी होती है ना। कुछ लोग यहाँ इस लाइन में बैठ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे सामने करके उस तरफ बैठ जाते हैं, ऐसे लगती है ना लाइन। उसके बाद फिर पत्तल आती है, फिर एक लोग आते हैं, खाना इस प्रकार रखते चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, इसी जाइलम और फ्लोएम में एक यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक बार आया ना तो बस एक ही बार आएगा, जो लेना हो ले लो, दोबारा नहीं लौटेगा। इसी जाइलम और फ्लोएम में एक स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा है जो एक बार आएगा और लौटेगा भी, यानी कि बाई डायरेक्शनल है। तो यहां तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन काफी तगड़ा हो गया है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अब बढ़िया लेवल के दोस्तों पूछे जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमें तैयारी भी अपनी उसी अकॉर्डिंग करनी होगी। हम एक एक चीज बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से शुरू करके डिटेल तक लेकर जाएंगे। डिटेल्ड स्टडी हर एक चैप्टर की आपको हम कराएंगे। तो इतना जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत डिटेलिंग में यहाँ नहीं जानने वाला, जितना आपको डाइजेस्ट हो सकता है मैं उतनी चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बस उद्देश्य यही है कि आपको पहले से आइडिया लग जाए कि किस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और पढ़ना क्या क्या है। ठीक, क्योंकि आपको पता है जितना जानना दोस्तों ये जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है ना, उससे कहीं ज़्यादा जानना जरूरी ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या नहीं पढ़ना होगा आप समझदार हैं, अपने माध्यम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला चैप्टर आ जाएगा पोषक तत्वों का।
पोषक तत्वों का चैप्टर आ जाएगा दोस्तों, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, दूध की शर्करा मिल्क शुगर क्या होती है, गन्ने की शर्करा क्या है, किसे डेक्सट्रोज शुगर कहेंगे, ब्लड शुगर यानी कि रक्त की शर्करा क्या होती है, फ्रूट शुगर यानी कि फलों की शर्करा क्या होती है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ये भी पूछा जाता है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज क्या क्या होते हैं दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। प्रोटीन क्या काम करते हैं, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो कौन कौन सा रोग होता है। 2 डिजीज है याद रखना, क्वाशरकोर एंड मैरस्मस। ये दोनों डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन तो इस लेवल तक पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा रोग ऐसा है इन दोनों में जो भूखमरी, एक्सट्रीम भूखमरी यानी कि बच्चे को खाना ही नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है बेटा, पेट भी नहीं भर रहा, तो प्रोटीन भी कहाँ से आएगा, इससे ही होता है। एक ऐसा रोग है दोस्तों क्वाशरकोर और मैरस्मस में, जिसमें खाना तो मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं जा रहा है उसकी बॉडी में। यहां तक इस लेवल तक क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है, तो डिटेल में समझना होगा। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। एनिमल सोर्स बेटर होता है कि प्लांट सोर्स, यानी कि जो हमें वनस्पति प्रोटीन मिलती है। एग्जाम्पल बताएं, जैसे आप लोग कह सकते हैं साथियों ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे आप लोग कह सकते हैं सोयाबीन ना, स्प्राउट्स कह सकते हैं, अरे भाई जो उगे हुए चने हो सकते हैं आप लोग, अंकुरित अनाज जिसको कह सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है ना, दालें कह सकते हैं, ये सभी प्लांट सोर्स से मिलने वाले प्रोटीन होते हैं। एनिमल सोर्स जैसे घी, चर्बी, मक्खन, मांस, ये सभी आप लोग कह सकते हैं। फिर चर्बी फैट्स का एग्जाम्पल ज़्यादा सही आता है, तो घी हो गया, दूध हो गया आपका, मांस मछली हो गए, अंडे हो गए, ये आपके प्रोटीन के कौन से सोर्स हैं, एनिमल सोर्स। ये समझना होगा लेकिन कि हमारे लिए कौन सा सोर्स प्रोटीन के अकॉर्डिंग बेटर होगा। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन किसे कहा जाता है, कौन सा कंप्लीट प्रोटीन है। ये सब समझ लेने के बाद हमें समझना होगा कि ढेर सारे प्रोटीन हमारे क्या काम करते हैं। जैसे केराटिन प्रोटीन क्या है, फाइब्रोइन प्रोटीन क्या है, एक्टिन और मायोसिन क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन क्या है। इन सभी से हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर आ जाएंगे विटामिन। विटामिन इन सभी न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे कहां से पूछे जाते हैं, विटामिन से। अच्छा बताएं रह गई हैं, बताएंगे विटामिन। तो विटामिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछता है, विटामिन कौन सा है, केमिकल नेम कौन सा है, और उस विटामिन की डिफिशियंसी से डिजीज कौन सा होता है साथियों। समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे मैं एग्जांपल लूं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको नाइट लोपिया कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों में से जिनको जो भी पता हो ना, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को मानते हो दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं ना, प्लीज आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए जो मैं आपसे इस बातचीत के दौरान लगातार पूछ रहा हूं, ठीक है ना। तो विटामिन में जैसे हमने कहा, नाइट लोपिया क्या है, भीरी बीरी क्या होता है, किलोसिस क्या होता है, स्कर्बी क्या होता है, और वो विटामिन किन सोर्सेज से मिल रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते रहे। यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का तो फेवरेट टॉपिक है। यूपीपीएससी जो आयोग है हमारा, जो कोई भी क्वेश्चन पेपर लेकर आता है, या बीपीएससी की बात करते हैं साथियों, ये सभी जो हमारे आयोग है ना, ये सभी विटामिन से क्वेश्चन लगभग हर साल बनाते हैं। बहुत फेवरेट, बहुत पसंदीदा टॉपिक है ये। वसाएं, वसाएं क्या है भाई, क्या काम करते हैं शरीर में। जैसे पढ़ा जाता है सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट, कौन सा बढ़िया होता है हमारे लिए।
प्लांट सोर्स से मिलने वाले फैट ज़्यादा बढ़िया है कि एनिमल सोर्स से मिलने वाले फैट? अरे भाई, वनस्पति तेल ज़्यादा बढ़िया होता है कि घी चर्बी मक्खन यूज कर ज़्यादा बढ़िया होता है? नुकसान कौन कर सकता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि असंतृप्त वसा से, अनसैचुरेटेड फैट से संतृप्त वसाएं यानी कि सैचुरेटेड फैट हमारे कैसे बन जाते हैं? ये पूरा प्रोसेस पूछा जाता है। वसाओं का सोर्स क्या है, वसाओं की अगर कमी हो गई तो फिर रोग क्या होगा, ये भी पूछा जाता है कि वसाएं हमें कितनी एनर्जी देती हैं। जैसे 1 ग्राम वसा से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर जल, आप कहेंगे सर इसके बारे में क्या पढ़ना, हमें तो सब कुछ पता ही है। जल, अब जैसे पानी है, हम इसे डेली कंज्यूम ही कर रहे हैं सर, इसके बारे में तो सब कुछ पता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, हम सब कुछ जानते हैं। इसके बारे में क्या पढ़ाएंगे सर? इसके बारे में रहने दीजिएगा क्योंकि हमें बहुत नॉलेज है। अरे नॉलेज है तो आप लोग बताओ भाई कि जल हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को किस प्रकार से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, कौन सा प्रोसेस है वो? ये हमारा जो वाटर है किस प्रकार से हमारे वेस्ट जो बन रहे हैं बॉडी में, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा देर तक ठहर गए तो, कैसे इसको बॉडी से पास आउट करने में ये हमारा वाटर हमारी मदद करता है, कैसे एसिड बेस को बैलेंस करता है हमारा जल। वाटर हमारी बॉडी में अम्ल क्षार का संतुलन कैसे बना पाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि हमारी कोशिकाओं में जो H+ और OH- आयन की रेशियो होती है वो कैसे फिक्स बनी रहती है। ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो वाटर होता है ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है। अगर ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी है, आइडिया है, तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं वैसे पढ़ाऊंगा सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे ये मिनरल्स की बात करते हैं, खनिज तत्व, जैसे कैल्शियम का काम क्या है, फास्फोरस का काम क्या होता है, सोडियम का, इन सभी की डिफिशियंसी यानी कि इन सभी की कमी से ढेर सारे रोग होते हैं। जैसे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है, ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, हमारे दांत में एक प्रकार का रोग होता है, दांत हमारे चितकबरे हो जाते हैं। कौन सा? अच्छा, उस डिजीज का नाम जानते हैं क्या है? फ्लोरोसिस है। किस पोषक तत्व की कमी या अधिकता से होता है, आप लोग बता सकते हैं? घेंघा तो आप सबको पता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है ना। जी हाँ, आयोडीन की डिफिशियंसी से घेंघा यानी कि ग्वाइटर नाम का डिजीज होता है। ये सभी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? खनिज तत्वों से आ रहे हैं। तो इतना पढ़ लेने के बाद हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है यानी कि पोषक तत्वों का, ये भी कवर हो जाएगा साथियों। अब आगे बढ़ते हुए मानव शरीर के तंत्र पर आ जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होते हैं मानव शरीर के तंत्र। ठीक, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि तंत्र बनते हैं कई सारे अंग मिलकर, अकेला कोई अंग मिलकर बॉडी का कोई अंग नहीं बना पा रहा है। तंत्र के लिए भाई एक कोई जाल बन जाए, एक कोई सिस्टम बन जाए, इसके लिए कई सारी चीजें लग रही है ना। तो पाचन कैसे हो रहा है, हमने क्या किया, बढ़िया हमने रोटी का एक निवाला लिया, रख लिया अपनी माउथ कैविटी में, मुख में रख लिया, दांत हमारे कूंज पीस रहे हैं, सलाइबा हमारी लार आस की आके इससे मिल जा रही है, निगल लिया, स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, उन्होंने खाना पचाया। 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक हमारी स्टमक में खूब अच्छे तरीके से भोजन को मथा गया, फिर निकल के हमारी आंत में गया, जितना पाचन होना रहा छोटी आंत तक खूब पच गया, छोटी आंत से निकल के बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में वही भोजन जाता है जो नहीं पच पाता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और बाहर हो जाता है। ये आपको मैंने सरल शब्दों में समझाया कि पाचन हो कैसे रहा है, ये इतना सरल है नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, सुनिए, पाचन तंत्र से क्वेश्चन कैसे बनता है कि भोजन का पाचन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन करता है।
फिर ये पूछता है कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारी मुख में, माउथ कैविटी में कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं यहाँ वाले जिनका पाचन होता है, किसका नहीं होता है, ये भी पूछेगा आपसे। फिर पचता है तो उसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से एंजाइम पचाते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो एक प्रकार का रास्ता है कि भोजन कहां से होके कैसे जाएगा, उसमें कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं साथियों जो भोजन को नहीं पचाते हैं। स्टमक में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का पाचन होता है, एंजाइम क्या क्या है, प्रोसेस क्या है उनका। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की कितने पार्ट होते हैं, अलग अलग सबका काम है दोस्तों, ठीक है। ये सभी कुछ पूछा जाता है। और यही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम से बनने वाले रोग, क्योंकि भाई कोई ऑर्गन लगातार काम कर रहा है, घिस रहा है, चल रहा है लगातार, मशीन खराब भी तो होगी, तो बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड, जैसे कब्ज बन जा रहा है, एसिडिटी हो जा रही है, आपने अपेंडिसाइटिस का नाम सुना होगा, पीलिया सुना होगा, ऐसे बहुत सारे साथियों डिजीज जो हमारे रिलेटेड हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, उनको हम लोगों को पढ़ना होगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा नर्वस सिस्टम पे, तंत्रिका तंत्र, अपने ब्रेन को समझना होगा। आप कहेंगे सर इतना स्ट्रांग हो चुका है आदमी कि अपने ब्रेन को समझ ले रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अपने ब्रेन को ना हम केवल 2% यूज कर पाते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत कैपेसिटी है, लेकिन 2% इसी के आसपास अपने ब्रेन का हम यूज कर पाते हैं, जो कि मुझे डाउट होता है कि हम तो अपने ब्रेन की जितनी कैपेसिटी है उसको यूज करते हैं। अरे भाई, जितना इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन जितना हुआ है दोस्तों, उतना तो अपनी ब्रेन का यूज ले ही रहे हैं ना। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसके पीछे का आधार भाई जरूर है। किसी के अगर कुछ कहने के पीछे का आधार ना होता तो ऐसी बातों को महत्व ही क्यों दे रहे होते। तर्कहीन बातों को आपके सामने रखने का कोई मतलब है क्या? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ब्रेन को यहां समझना होगा। ब्रेन के 3 पार्ट माने जाते हैं, ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। और यही पूछा जाता है, इनके अलग अलग पार्ट हैं ना, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में नहीं जानी है। बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है दोस्तों, इस वजह से केवल इतना सुनिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पूछा जाएगा कि हमारे ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जो सोचने समझने में, तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम का केंद्र है, देखने सुनने समझने का केंद्र कौन सा है, ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बॉडी का बैलेंस बनाता है। जी हाँ, अरे शराबी अल्कोहल कंज्यूम कर लेने के बाद जहां तहां ढनक जाता है जी, कौन सा ब्रेन का पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं नाली वाली में ढल के गिर जाता है। पूछा जाता है कि बॉडी बैलेंस कौन सा बनाता है, ब्रेन का पार्ट। जी हाँ, बॉडी का बैलेंस भी ब्रेन ही बना रहा है। कौन सा पार्ट बना रही है, पूछा गया है। अनैच्छिक क्रियाएं जिनको हम ना चाहते हैं, नहीं चाहते तब भी हो रही है, जैसे पलकों का झपकना, हमारा हार्ट लगातार काम कर रहा है, ये हो रहा है। खाना खा लेंगे, डाइजेशन अपने आप होगा, आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उनको क्या कहते हैं भाई? अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। ये सभी कैसी होती है, कौन कंट्रोल कर रहा है ब्रेन में, ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो भूख लगने पर बताता है, और खाना खाने के बाद जब पेट भर जाता है, कद्दू जैसा फूल आता है, संतुष्ट हो जाते हैं, तो कौन सा पार्ट है जो ये बताता है भाई रोक दो। अच्छा, नहीं रुक रहा है अगर खाना खाना, तो एक प्रकार का रोग होता है जिसको बुलिमिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं? समझाएंगे आपको डिजीज में। तो ये सभी कुछ हमें कहाँ समझना होगा दोस्तों? नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में। और यहीं पर अपने स्पाइनल कॉर्ड को समझना होगा। रिफ्लेक्स एक्शन जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप लगातार कहीं चले जा रहे हैं, मान लीजिए आप बगिया वगैरह में अपने कहीं टहल रहे थे और कांटा अचानक से आपके पैर के नीचे आया और तुरंत जैसे धंसा होगा, खट से आपने अपने पैर को हटा लिया होगा। ब्रेन का मैसेज नहीं मिला, लेकिन फिर भी पैर हट गया। उसके बाद देखते भाई क्या था क्या था, तब पता चलता है देखने के बाद, यार ये तो कांटा था। ये रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत ऐसा हो गया। ये कौन कर रहा है? ये हमारी कर रही है स्पाइनल कॉर्ड, कशेरुक रज्जु जिसको कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में ढेर सारी नसें होती हैं जो हमारी पश्च मस्तिष्क से बिल्कुल एनएस तक जा रही है।
कैसे पूरा रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है बॉडी में, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड को पहले समझेंगे। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स, रुधिर कणिकाएं, यानी कि यही हम समझेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। फिर आगे बढ़ते हुए हम यही ब्लड ग्रुप की बात करेंगे ना, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है यानी कि सर्वदाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप हमारा सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्यों है ये भी आपको मैं बताऊंगा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रुधिर आदान की आपको अगर आवश्यकता पड़ रही है तो कौन सा ब्लड आपके लिए सूटेबल होगा, आपका जो ब्लड ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। और वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस पेशेंट को, इस व्यक्ति को ये ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, या आप अगर किसी को डोनेट कर रहे हैं तो आपसे रिसीव क्यों करें, आपसे ही क्यों ले ना, कि आपका ब्लड ग्रुप वैसा होना चाहिए। तो मैं समझाऊंगा तरीका क्या है उसका, ये भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, कि माता पिता के ब्लड ग्रुप को जानकर उनसे आने वाली संतान में यानी उनके आने वाले बच्चों में ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप फ्रॉम पेरेंट्स, ये टॉपिक अपना बनता है। जी हाँ, पता लगा सकते हैं। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप आपको पता है दोस्तों, तो आप उनके आने वाले बच्चों में ब्लड ग्रुप की जानकारी दे सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, समझ पा रहे हैं, ये आप बता सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, तो ये सभी कुछ हमें क्या पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम से, और ऐसे ही क्वेश्चन खूब पूछे जाते रहे हैं। आरबीसी से रिलेटेड कई सारे रोग होते हैं, जैसे कि अपना एनीमिया रोग हो जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन का बहुत क्रिटिकल रोल देखा जाता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर क्या होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हो पाती है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हुए हैं, ध्यान रखना। और इसी में डिटेल में समझना है अपने हार्ट को, हृदय को। आप कहेंगे सर ये जो हमारा हार्ट है ये क्या काम करता है, प्यार मोहब्बत? अरे नहीं भाई, बॉलीवुड वालों ने खामखा इसको बदनाम किया है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ, ये फर्जी की बातें हैं। ये बेचारा अपना जो हार्ट है ये ब्लड को रिसीव करता है और ब्लड को पंप करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। रिसीव करेगा, पंप करेगा, रिसीव करेगा, पंप करेगा, ठीक है। बदनाम इसको ज्यादा कर दिया गया है। स्ट्रक्चर जैसा बना देंगे इस प्रकार से खींच के, वैसा स्ट्रक्चर तो ब्लड का होता भी, सॉरी हार्ट का हमारे होता भी नहीं है। हाँ, बहुत गंदा बना हुआ है, इसलिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट का पूरा फंक्शन अपनी बॉडी में कैसा है, कितने कमरे होते हैं भैया हमारे हार्ट में? 4 कमरे होते हैं। किसके लिए? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, महिला मित्र के लिए, महिला मित्र की मित्र के लिए, उसकी मित्र के लिए। अरे ऐसा मत करना, ठीक है, बहुत कुटाओगे। किसके लिए है? एक मम्मी के लिए है, एक कमरा पापा के लिए है, एक आपकी सिस्टर के लिए है, एक जो आ चुकी हैं या आने वाली हैं, ठीक है, हाँ, उनके लिए कमरा रिजर्व करके रखा होगा ना आपने। तो 4 कमरे हैं, उन चारों कमरों का अलग अलग काम होता है। हार्ट का फंक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। हार्ट की पूरी क्रियाविधि जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं बहुत मज़ेदार तरीके से दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे हार्ट अटैक की ही बात कर लेते हैं, ये सब कैसे क्या होते हैं, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बनते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाई क्वेश्चन ना पूछते तो हम क्यों पढ़ते, क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हमें पढ़ना, समझना, याद करना उतना ही है दोस्तों जितना हमारे लिए नेसेसरी है, जरूरी है। ये जब सब कुछ कवर कर चुके होंगे हम लोग, तो हम बढ़ चलेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। क्या है भाई? एक ऐसा बॉडी का सिस्टम जो हमारी बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को बॉडी से पास आउट कर रहा होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेनली जो हमारी किडनीज होती है, जो हमारे ब्रिक यानी कि गुर्दे होते हैं, वही उत्सर्जन तंत्र के मेन अंग है।
मेन पार्ट है। आप कहेंगे सर और नहीं होते क्या? अरे भाई तुम्हारी स्किन भी उत्सर्जन तंत्र में शामिल करी जाती है। आप कहेंगे सर स्किन क्या निकालती होगी? पसीना, हमारा वेस्ट है, ठीक है ना। और फेफड़ा, फेफड़ा क्या निकालेगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बॉडी में कोई काम नहीं है, वेस्ट है आपका। लार्ज इंटेस्टाइन सर, हाँ मल यानी कि स्टूल बाहर करती है, ठीक है, वेस्ट है। तो ऐसी बॉडी की वेस्ट को बाहर करने के काम में आने वाले अंग आपस में मिलकर दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। डिटेल में पढ़ना होगा। पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे बनता है? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ब्रिक का जो काम होता है ब्लड को शुद्ध करने वाला, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ क्या है, कैसे बनते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिक में जो पथरी बन जाती है, अरे किडनी स्टोन कैसे बन जाती है? मेन कंपोनेंट उसका कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारे एग्जाम में बनते हैं। डिटेल में बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, अंतःस्रावी तंत्र आएगी। हाँ, इसमें क्या पढ़ना है भाई? बहुत सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे कि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि क्या है, यहां पाई जाती है थायराइड, इसी के ऊपर है पैराथायराइड, यहीं पर आपका पिट्यूटरी के साथ पीनियल है, सीने में आपकी थाइमस ग्लैंड है, आपकी किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना में कौन सी है? हाँ, एड्रिनल ग्लैंड है। अच्छा सर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये बहुत सारी हार्मोन्स निकाल रही हैं। हार्मोन्स क्या है सर? अरे प्रोटीन से बनते हैं, पढ़ाऊंगा आपको। हार्मोन्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि बॉडी में ढेर सारे काम कर रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं, डिजीज से प्रिवेंट कर रहे हैं, विटामिन डी को अच्छे तरीके से काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरी बॉडी का एक्चुअल में फंक्शन ना हमारा हार्मोन्स के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। हार्मोन्स का नाम सर कुछ बताइए। जैसे आपने सुना होगा एड्रिनैलिन, जैसे आपने सुना होगा कौन सा? थायरॉक्सिन, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन, जैसे आपने सुना होगा एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जैसे आपने सुना होगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये सभी 4-5 बोला हूं, हैं कम से कम 20 हार्मोन, जिसको आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से साथियों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जा रहा है। डिटेल्ड में क्वेश्चन साथियों पूछे जाते रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें इसको उसी प्रकार से समझना भी होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसे पूछेगा हमारे शरीर में वो हार्मोन कौन सा है जिसकी डेफिशिएंसी से ग्वाइटर नाम का रोग होता है? आप कहेंगे सर ग्वाइटर की चर्चा तो भी कुछ देर पहले आप कर रहे थे, आप मिनरल्स में बता रहे थे। हाँ वो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि निकाल रही है, उसका कार्य गड़बड़ हो जाता है और घेंघा नाम का रोग बनाती है ग्वाइटर, जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड फूलकर लटक सी जाती है। क्लियर? समझ पा रहे हैं इतनी बातों को आप लोग? जी हाँ। और क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्या रीजन है कि किसी की हाइट बहुत छोटी रह जा रही है और किसी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई, एबनॉर्मल हो गई, खली जैसा बन गया है? तो उसके पीछे रीजन है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। पूछा गया है क्वेश्चन कि बौनापन कौन सा हार्मोन लाता है? कौन सा हार्मोन कम बना तो बौनापन यानी कि शरीर का विकास है नहीं होगा, हाइट ही नहीं बढ़ेगी। क्वेश्चन पूछा गया है प्रेम अथवा आलिंगन का, वात्सल्य का हार्मोन कौन सा है? दुग्ध हार्मोन, मिल्क हार्मोन किसे कहते हैं? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन किसे कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के पूछेगा। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, शराब पी लेता है, तो पेशाब जाने की समस्या बार बार क्यों होती है? सब केमिकल लोचा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जब निकलता है तब हमारे शरीर में एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है,
ना, और घबराहट होने लगती है, आंखों की पुतलियां ऐसे भिज जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही डिटेल में इन सारी बातों को समझाऊंगा, याद कराऊंगा। ऐसा आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा कि एक ही बार में आपको लंबे समय तक चीजें याद रह जाएं। बस करना क्या है, मन लगाकर हमें सुनते जाना है, और इंपॉर्टेंट बातों को जब क्लासेज आगे बढ़ेंगे तो उनको नोट भी करते चलना है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए कहां पहुंच चलेंगे साथियों, एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम, अच्छा हमने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ चलेंगे साथियों, तो हम चलेंगे यहां पर कंकाल तंत्र पे। अरे हड्डियों का ढांचा भाई, आप कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों, हड्डियों का ढांचा हम क्यों पढ़ें? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पूछा जाता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, पहले क्वेश्चन ही बता दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कान की हड्डी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा गले की हड्डी को क्या कहा जाता है। आप कहेंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन हमारी एग्जामिनेशन में थोड़ी पूछा जाएगा, ये तो अब पुलिस के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और आप कह रहे हैं सर सिविल सर्विसेज में ये पूछा जाएगा। अरे भैया आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। कौन सी ऐसी हमारी हड्डी है जो ट्रायंगल शेप में होती है, त्रिभुजाकार होती है? ब्यूटी बोन किसे कहते हैं बताइए? कौन सी ऐसी हमारी हड्डी है, ध्यान रखना, जिसको सबसे मजबूत हड्डी कहा जाता है, और कहाँ की हड्डी होती है? दूसरी सबसे मजबूत हड्डी हमारी कौन सी होती है? पक्षियों में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? मछलियों में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? और हड्डियों से संबंधित रोग, आर्थराइटिस क्या है, क्यों होता है? गठिया, गाउट नाम का रोग क्यों होता है? बताइए। डिजीज जो होता है, राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी क्या है? ये सारे क्वेश्चन अपने कहां से आ रहे हैं? ये अपने कंकाल तंत्र से ही आ रहे हैं। ठीक है, हड्डियों के ढांचे से ही आ रहे हैं। हड्डियों को बनाने का काम किसका है, कौन कौन से पदार्थ लगते हैं यहाँ पे? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे कहाँ से आ रहे हैं? कंकाल तंत्र से आ रहे हैं। कंकाल तंत्र से जुड़े हुए रोग भी जो मैंने बोला, आर्थराइटिस, गाउट ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना होगा हमें। फिर श्वसन तंत्र, सांस कैसे लेते हैं, कौन कौन से अंग हमारे शामिल होते हैं, सांस लेने के दौरान जो हमारा डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है क्यों होता है, फेफड़ों से ही क्वेश्चन खूब बनता है कि फेफड़े क्या काम करते हैं, फेफड़ों में कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, और श्वसन तंत्र से जुड़े हुए रोग जैसे एम्फीसाइमा को पूछा जाता है। ठीक है, जब ज़्यादा इनहेल कर लेंगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सिगरेट के धुएं से और गाड़ियों की धुएं से लगातार निकल रहा है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? यही सारे क्वेश्चन हमारे श्वसन तंत्र से पूछे जाते हैं। तो इतना पढ़ लेने के बाद तब हमारा क्या कंप्लीट होगा भाई? ह्यूमन बॉडी सिस्टम साथियों कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपना एक और चैप्टर यहाँ पर चलेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? मानव रोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानव रोग, यानी कि ह्यूमन डिजीज कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमारे रहन सहन से, खान पान से, जन्म हो जाने के बाद जो रोग होते हैं दोस्तों, उनको उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। ध्यान देना। और ये जो रोग होते हैं, इनकी दो कैटेगरी होती है, जैसे कि संपर्क में आने से फैल जाएं तो संक्रामक, नहीं फैलें तो गैर संक्रामक या असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, आपको पता है, याद है आपको कि आपकी क्लास में जब आपके स्कूल डेज रहे होंगे, तो मान लो किसी बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हुआ हो तो धीरे धीरे पूरी क्लास को हो जाता था। या घर में भी अगर ऐसा अक्सर होता होगा कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आप पूरे समाज में, पूरे घर में बांट देंगे आप, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कॉमन कोल्ड हमारा कहाँ पर आएगा? संक्रामक में आएगा। अरे आएगा ना। इसी आधार पे आगे हम पढ़ते हैं। जैसे अच्छा, संक्रामक रोगों की थोड़ी सी बता देते हैं, आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दे देते हैं ताकि आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग में करा सको। देखिए, संक्रामक रोगों की साथियों 4 कैटेगरी होती है: बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड प्रोटोजोअल।
ठीक है। जो बैक्टीरिया के माध्यम से होंगे यानी कि जीवाणुओं के माध्यम से होंगे, ऐसे रोगों को बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि टाइफाइड। क्या? टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार हमने कहा था, जिसके क्योर करने का पूरा प्रोसेस भी पुरानी पद्धतियों हमारे कैसे हो रहा था, हमारे जो वैद्य लोग आते थे पहले, वो कैसे इसको क्योर करते थे मियादी बुखार को, ठीक है। वो आपका कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है। टीबी आपका कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है साथियों। साथ ही साथ कॉलरा या हैजा जिसको कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है। ऐसे ढेर सारे हैं, सब तो याद नहीं हो पाएगा, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ समझा रहा हूं, इसको आप लोग प्लीज दिमाग में रखिएगा। संक्रामक रोग में अगली कैटेगरी दोस्तों होती है वायरल डिजीज, यानी कि जो विषाणुओं के माध्यम से होते हैं। कोरोना सुना है ना, वायरस के माध्यम से ही हुआ था जी, कोरोना वायरस, जिसके माध्यम से कौन सा डिजीज हुआ था? सार्स CoV-2। अब इसके बाद जैसे कॉमन कोल्ड आपने ले लिया, डेंगी यानी कि डेंगू जो आपका होता है, ये भी वायरल डिजीज है। रेबीज जो होता है वायरल डिजीज है। पीलिया आपका जो होता है वायरल डिजीज है। समझ पा रहे हैं? एड्स आपका जो होता है वायरस के माध्यम से होता है। तो ये सभी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि पैथोजन से क्या है, कैसे फैलते हैं और बचाव का तरीका क्या है, हर रोगों में समझाऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ते हुए फिर फंगल डिजीज की तरफ ले चलेंगे। जितने रोग होते हैं काफी जिद्दी होते हैं, जैसे कि हम फंगल डिजीज में जानते हैं जो डैंड्रफ हो जाता है हमारे स्कल पे, जो बालों को बिल्कुल कमजोर कर देता है। बाल झड़ने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं, उसमें मेजर रीजन बन जाता है आज के दिन में वो डैंड्रफ का होना। स्कल पे डैंड्रफ जा नहीं रहे, और फंगल डिजीज ऐसी ही जिद्दी डिजीज हैं। तो फंगस के माध्यम से जो डिजीज, जैसे डैंड्रफ हो गया, और क्या होता है, रिंग वॉर्म, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, ये सब रोग अपने फंगल डिजीज के अंतर्गत आते हैं, फैलते हैं, संक्रामक हैं सभी, ध्यान रखना। और प्रोटोजोअल, मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक होता है फाइलेरिया, ये भी आपका प्रोटोजोअल डिजीज है। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने की बीमारी आपका प्रोटोजोअल डिजीज है। काला जार, ठीक है, ये भी आपका प्रोटोजोअल डिजीज है। ये सब कैसे हैं डिजीज? प्रोटोजोअल। तो ये चारों जो मैंने बता दिया, ये आपके संक्रामक वाले हैं। इनके पैथोजेंस यानी कि जैसे टाइफाइड है, बैक्टीरियल है ना, कौन से बैक्टीरिया के माध्यम से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। पहले तो सिर्फ इतना पूछता था कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, लेकिन अब साथियों ये भी पूछने लगा है कि बैक्टीरियल डिजीज अगर कोई हुआ है तो उसके पीछे का पैथोजन क्या है, के पीछे का पैथोजन क्या है। तो हमें अब इसको भी याद करना होगा। वही मैच दी फॉलोइंग में आएगा, लिस्ट 1 में कोई दे देगा डिजीज 4-5 ठो आपको अलग अलग, और उनके पैथोजन यानी कि उनके कारक को रख देगा लिस्ट नंबर 2 में, मैच करना होगा आपको। आसान होता है, एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, बहुत टेंशन नहीं ली है। फिर गैर संक्रामक में जो संपर्क में आने से नहीं फैलेंगे, तो याद रखिए जितने भी रोग हमारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की कमी से होंगे, चाहे प्रोटीन की कमी से हो, चाहे विटामिन की कमी से हो, खनिज तत्वों की कमी या अधिकता से हो, ये सभी रोग हमारे कैसे होते हैं? गैर संक्रामक होते हैं, नहीं फैलते हैं संपर्क में आने से, ध्यान रखिए। और हार्मोन की डिफिशियंसी से या उनकी इफिशियंसी से यानी कि हार्मोन की कमी और अधिकता से जो भी साथियों रोग होते हैं, ये भी असंक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। इसके साथ साथ कैंसर हो गया, डायबिटीज हमारा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ऐसे रोग हमारे गैर संक्रामक होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो ये एक्वायर्ड डिजीज है, इनमें सबसे ज़्यादा मौतें किस में हो रही हैं, या कौन सा ऐसा रोग है, उसकी कैटेगरी कौन सी है जो ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा डेडली है? तो आप सब हो सकता है कि बोल रहे हों कम्युनिकेबल, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जाम्पल आपने सुना ना, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सभी आपके नॉन कम्युनिकेबल वाले हैं। इन पे हमारे रहन सहन का, खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये धीरे धीरे होंगे, लेकिन साथ में चले जाएंगे, लेके चले जाएंगे भगवान की तरफ, ऊपर।
समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बहुत खतरनाक है साथियों। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, जान के चौंक जाएंगे। इस समय 65 से 70 लाख लोग प्रति वर्ष, जी हाँ, पर ईयर केवल डायबिटीज से अपनी जान गंवा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? वास्तव में बहुत खतरनाक रोग है। नंबर्स चौंकाने वाले हैं भाई। 65 से 70 लाख लोग हर साल केवल डायबिटीज से मर रहे हैं। बाकी कैंसर, हार्ट अटैक की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब जन्मजात रोग जो जन्म से ही हमें मिल गए होंगे। विशेषकर इसमें हम ऐसे रोगों को शामिल करते हैं जो क्रोमोजोमल हो गए। कैसे? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हमारे, यानी कि क्रोमोजोम की कोई विसंगति हो गई होगी, कुछ कम ज़्यादा हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीफेंटर सिंड्रोम, ये सभी यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। आपने एक और रोग का नाम सुना होगा, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ये भी आपका कैसा रोग है? कॉन्जेनाइटल डिजीज है। हीमोफीलिया सुना है? हीमोफीलिया जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है दोस्तों, ये भी आपका कैसा डिजीज है? जन्मजात रोग है। डिटेल में समझना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा दोस्तों इम्पॉर्टेंट बन जाता है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अब आपको लेकर चले आएंगे कहाँ पर? बॉटनी पर। बायोलॉजी में कहाँ पर? बॉटनी पर। तो सबसे पहले समझेंगे कि वो प्रोसेस कौन सा है जिसके माध्यम से कोई पौधा अपना खाना खुद बना पाता है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, फोटोसिंथेसिस में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन मत बताइएगा प्लीज, कार्बन डाइऑक्साइड बताइएगा। अरे ऑक्सीजन तब बनेगा ना जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके पौधा अपना खाना बनाएगा। ध्यान रखना, कितने फैक्टर, कितने कारक मौजूद हों जब कोई पौधा अपना खाना बना ले, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर पाए। ध्यान रखिएगा जी। तो ये प्रकाश संश्लेषण, अच्छा प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण मेनली कहाँ होता है? जैसे देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा कारक पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा प्रकाश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगातार हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं न्यू बना रहा हूं, जितनी ज़रूरी है उतनी बातें आपको मैं प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उतनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज़ उसको नोट करते चलिएगा। प्लांट हार्मोन्स, देखिए प्लांट हार्मोन जैसे हमने अपने बॉडी के हार्मोन्स पढ़े थे ना, वैसे प्लांट हार्मोन भी होते हैं। तो प्लांट हार्मोन जैसे आपने अगर नहीं सुना है तो नाम याद कर लीजिएगा। दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं ऐसे हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटर रोकने वाले और ग्रोथ प्रमोटर्स बढ़ाने वाले। तो ग्रोथ प्रमोटर्स में ऑक्सिन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन रखा जाता है, जबकि ग्रोथ इनहिबिटर में एथिलीन और एब्सिसिक एसिड रखा जाता है। सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो, क्वेश्चन बनते हैं कौन सा प्लांट हार्मोन ऐसा है जो तने की और पौधों की शाखाओं का ग्रोथ कराता है, टिप को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा ऐसा है जो बीजों की सुसुप्तावस्था को तोड़ता है, सो रहे हैं जग जाएं, जर्मिनेट कर जाएं ताकि उग जाएं, ये कौन करता है? कोशिकाओं की विभाजन को कौन बढ़ाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पौधों का घाव भरता है? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो फूल खिलाता है? कौन सा हार्मोन ऐसा जो फलों को पकाता है? कौन सा हार्मोन ऐसा जो पत्तियों को झड़वाता है? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो गैसीय अवस्था में, यानी कि इन गैसियस स्टेट में पाया जाता है? दोस्तों, अगर आपको पता हो तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में समझाएंगे। श्वसन पौधों में कैसे होता है भाई? देखो, श्वसन बिल्कुल वैसे होता है जैसे हम लोगों में, यानी कि श्वसन पौधों में वैसे ही होता है जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे भी सेम काम करते हैं। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, मैं डिटेल में आप लोगों को बातों को समझाऊंगा। जो सुना है आपने सही सुना है, जो मैं बोला है अभी। ठीक है, दिन में श्वसन होता है, रात में। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, श्वसन तो 24 घंटे होगा। जी हाँ, लेकिन फोटोसिंथेसिस मेनली कब होती है?
दिन के समय, यानी कि मेनली सनलाइट में होती है। क्या सर केवल सनलाइट में होती है फोटोसिंथेसिस? नहीं, आर्टिफिशियल लाइट और मून लाइट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। इन दोनों को रिलेट करके पढ़ा दूंगा, प्रकाश संश्लेषण और पौधों में श्वसन। इसके बाद प्लांट रोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि गन्ने का लाल सड़न रोग, धान का खैरा रोग, काला कीट रोग, आलू का जो रोग होता है जैसे कि कुछ मोजैक रोग की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। लिटिल लीफ रोग जो नींबू का देखा जाता है, सिट्रस कैंकर नाम का रोग होता है किसमें? नींबू में, ठीक है। गेहूं में ऐसे कई सारे साथियों रोग होते हैं, बाजरे का अर्गट रोग होता है ना। तो ये सारे अपने डिजीज ऐसे। अच्छा, ये प्लांट रोग साथियों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, तो इन सभी को रटना होगा। जी हाँ, अगर कोई तरीका होगा, कोई ट्रिक होगी तो मैं आपको बताऊंगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाऊं, मैं समझाने के साथ साथ चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से याद भी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ट्रिक देने से मैं बचूंगा, लेकिन हाँ, जहाँ पर ज़रूरत मुझे समझ में आएगी मैं आपको ट्रिक भी जरूर दूंगा, ठीक। इसके बाद साथियों फिर आ जाएगा आगे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। जैसे पूछा जाता है ना कि पौधों के लिए कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है उनकी ग्रोथ के लिए, तो याद रखना नाइट्रोजन। और कई बार सवाल पूछा गया है, नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन को सॉइल से मिल जाता है, या हम रासायनिक खादों को डाल दें। लेकिन रासायनिक खादों का नुकसान जो है साथियों ना, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अरे ये कैंसर बना रही हैं भाई बॉडी में, हम में नहीं हो सकता है हमारी जीन तक ये ट्रांसफर हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को रोग लेके पैदा होने के लिए बेचारे ये समर्थ बना दें। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो रासायनिक खादें हैं, केमिकल फर्टिलाइजर लाइक डाई, पोटास, यूरिया और जितने पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं ना अपने खेतों में, ये सब बहुत नुकसान है कर रहे हैं। एक्चुअली प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डाई, पोटास, यूरिया का जमकर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि खेती किसानी भगवान भरोसे है और भारत कृषि प्रधान देश है साथियों। तो हम चाहते हैं कि किसी से मुनाफा हम कमा पाएँ, इसके लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना ज़रूरी था। तो हरित क्रांति जब से आई है ना, तब से प्रोडक्शन तो बढ़ा है लेकिन क्वालिटी घट गई है साथियों। पहले क्या होता था, 1 बीघे पता लगा गेहूं अगर हमने लगा दिया ना, तो मुश्किल से 2-3 क्विंटल 4 क्विंटल गेहूं ही उग पाता था। ये पर्याप्त नहीं था, भारत की जो आबादी थी उसके लिए ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था। सभी के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे। बाबा दादा होंगे, उन लोगों से पूछिएगा, बताएंगे कि उनके बचपन में कितनी भूखमरी थी, भर पेट खाना नहीं मिलता था साथियों। तो उसी के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, आज भारत टॉप एक्सपोर्टर बन गया है दुनिया में ना। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने प्रमोट किया कि आप अपनी फसलों के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप फर्टिलाइज़र का जमकर उपयोग करें, और जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र हैं साथियों, ये लगातार खेतों को बंजर बनाते जा रहे हैं। लगातार फर्टिलिटी रेट हमारे डिक्रीज होते रहे हैं साथियों। तो ये बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको कम करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन ही, जैसे यूरिया आप मिलाते हैं तो 46% नाइट्रोजन यूरिया से ही मिल जाता है, और नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जो कीट बच्ची पौधे हैं दोस्तों, ये ना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे नेपेंथीस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे कीट बच्ची पौधों के। ये सभी डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं साथियों। और जो कुछ बच जाएगा उसे आपको हम समझा देंगे, लास्ट चैप्टर हम रख लेंगे अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हमें समझ में आएगा तो। ये बायोलॉजी, उसका पूरा सिलेबस हमने अभी डिस्कस किया है। हमने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि हमें बायोलॉजी को किस तरीके से समझना है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो फाउंडेशन यहाँ पर, जो न्यू आप लोगों की यहाँ पर रखी गई है,
वो नींव आपकी मजबूत है और इसी के आधार पर हम आपकी बिल्डिंग अब बनाने वाले हैं। साइंस की बिल्डिंग, साइंस की इमारत आपकी मजबूत हो साथियों, इसके लिए हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से आपके दिमाग में मैं बैठाने वाला हूं। बस आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? बिल्कुल इत्मीनान से, ईमानदारी से लगातार लगे रहिएगा। बस दिमाग में इन बातों को जरूर रखिएगा कि अगर कोई परेशानी है, कोई संकट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारी मेहनत के आगे नहीं आएगी। अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि होता ही है, बस संघर्ष सबकी लाइफ में होता है। अगर स्ट्रगल नहीं है ना, तो फिर ये कहा जाता है कि मज़ा नहीं आता लाइफ में ना। स्ट्रगल है तो आप जीवन का पूरा आनंद ले पाते हैं ना। हाँ जी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है किसी प्रकार से, लगातार लगे रहना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है और मेहनत करते जाना है बस। और हमेशा याद रखना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता में साफ कहा है श्री कृष्ण जी ने गीता में साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आप सभी इतनी देर तक इतने ध्यानपूर्वक हमें धैर्य से सुनते रहे, इसके लिए आप सभी का आभार। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपको अपनी क्लास में। क्लास का फीडबैक आप तो ज़रूर दे दीजिएगा, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।